आज हम भारत के एक ऐसे त्योहार की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे जो है तो एक, लेकिन जिसके रूप अनेक हैं। एक ही दिन 14 जनवरी को जब सूरज अपनी चाल बदलता है तो पूरा देश जश्न में डूब जाता है, पर हर किसी का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। सही कहा। हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। हमारे पास जो सामग्री है, कुछ लेख हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स और एक किताब के कुछ हिस्से, वो हमें इस त्योहार के हर रंग से रूबरू कराते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कहाँ क्या होता है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक अकेली खगोलीय घटना कहीं खिचड़ी का पर्व बन जाती है, कहीं गन्ने की पूजा और कहीं आसमान में पतंगों की जंग। हाँ, हम उन धागों को खोजने की कोशिश करेंगे जो इन सभी अलग अलग परंपराओं को एक साथ जोड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर किसी के दिमाग में आता है। ज्यादातर हिंदू त्योहारों की तारीख तो हर साल बदलती है, लेकिन मकर संक्रांति ये लगभग हमेशा 14 जनवरी को ही क्यों पड़ती है? हाँ, ये एक बहुत बहुत आम सवाल है और इसकी वजह सीधी सी है। इसका लेना देना चांद से नहीं, सूरज से है। अच्छा जी, ये पूरी तरह से एक सोलर त्योहार है। ज्यादातर भारतीय त्योहार चंद्र कैलेंडर मतलब लूनर कैलेंडर पर आधारित होते हैं। हाँ, जो चांद के हिसाब से चलता है। बिल्कुल, इसीलिए उनकी तारीखें बदलती हैं। लेकिन मकर संक्रांति सूर्य के राशि परिवर्तन पर आधारित है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी तल को संक्रांति कहते हैं। ओह, और क्योंकि ये घटना सौर कैलेंडर के हिसाब से होती है, इसकी तारीख लगभग तय रहती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये त्योहार सीधे तौर पर प्रकृति और खेती से जुड़ा है, तो इसका कैलेंडर भी सूरज के हिसाब से चलता है। सही पकड़ा आपने। और एक शब्द उत्तरायण का भी बहुत जिक्र मिलता है, इसका क्या कनेक्शन है? उत्तरायण का शाब्दिक अर्थ है उत्तर की ओर यात्रा। इसी दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू करता है। खगोलीय रूप से देखें तो ये सर्दियों के अंत का प्रतीक है। मतलब दिन लंबे होने लगते हैं। हाँ, दिन लंबे और रातें छोटी, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व शायद इससे भी ज्यादा गहरा है। महाभारत की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। भीष्म पितामह वाली? जी हाँ, जब वो बाणों की शैया पर घायल पड़े थे तो उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने इस शुभ दिन यानी सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। कमाल है। मतलब एक पौराणिक कथा का आध्यात्मिक विश्वास आज भी लाखों लोगों के लिए इस दिन को इतना पवित्र बना देता है। बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण का समय देवताओं का दिन होता है। इस काल में किए गए पुण्य कर्म, दान, इन सब का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। और मृत्यु का क्या? मान्यता है कि इस दौरान मृत्यु होने पर आत्मा सीधे मोक्ष को प्राप्त होती है। उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। भीष्म पितामह ने इसी मोक्ष के लिए इंतजार किया था। अच्छा। और यही वजह है कि लोग आज भी इस दिन गंगा या दूसरी पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करते हैं। तो ये तो हुई इस त्योहार की आत्मा की बात, सूर्य, अध्यात्म और मोक्ष। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी विविधता। एक ही त्योहार को तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, असम में बिहू, पंजाब में लोहड़ी या माघी। ये सिर्फ नाम का फर्क है या इनके मनाने के तरीके भी उतने ही अलग हैं? नाम का फर्क तो बस शुरुआत है। असल में हर जगह की अपनी अनूठी परंपरा है जो वहाँ की संस्कृति और कृषि से जुड़ी है। हाँ, इन सबको एक धागा जरूर जोड़ता है और वो है फसल। फसल मतलब हार्वेस्ट फेस्टिवल। एग्जैक्टली। ये पूरे भारत में रबी की फसलों की कटाई का समय है। किसान अपनी मेहनत का फल घर लाते हैं, चावल, गन्ना, तिल, दालें। तो ये मूल रूप से एक धन्यवाद उत्सव है। अच्छा, प्रकृति को धन्यवाद देने का। प्रकृति को, सूर्य देव को और मवेशियों को भी। और जहाँ फसल की बात हो वहाँ पकवानों का जिक्र तो आएगा ही। मैंने एक मराठी कहावत पढ़ी, तिलगुड़ घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला। हाँ, तिलगुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, ये कहावत इस त्योहार के पूरे सार को समेट लेती है। तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ इस बात का प्रतीक हैं कि हमें पुराने गिले शिकवे भुलाकर रिश्तों में मिठास घोलनी चाहिए। लेकिन एक किताब का अंश तो ये तक कहता है कि इसके पीछे गहरा विज्ञान भी है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है। विज्ञान? तिल गुड़ में? वो कैसे? सोचिए, ये त्योहार कड़ाके की ठंड में आता है। शरीर को गर्म रखने और बीमारियों से लड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। सही है। तिल में भरपूर मात्रा में तेल, प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को गर्मी देते हैं। और गुड़ तो आयरन और एनर्जी का पावर हाउस है। तो ये दोनों मिलके एक तरह का सुपर फूड बन जाता है जो सर्दियों में शरीर को अंदर से मजबूत और गर्म रखता है। ये दिखाता है कि हमारी परंपराएं कितनी वैज्ञानिक सोच पर आधारित थी। वाह,
ये तो वाकई एक गहरी बात है। चलिए अब जरा इस त्योहार के अलग अलग चेहरों को और करीब से देखते हैं। आपने पोंगल का जिक्र किया था, जो तमिलनाडु में 4 दिनों तक चलता है। 4 दिन? जो हाँ, 4 दिन। पोंगल दक्षिण भारत का सबसे बड़ा फसल उत्सव है। हर दिन का अपना एक अलग महत्व है। जैसे? पहला दिन होता है भोगी पोंगल। इस दिन लोग पुरानी और बेकार चीजों को जलाते हैं, जो एक तरह से नई शुरुआत का प्रतीक है। अच्छा, घर की सफाई जैसी। हाँ। फिर दूसरा दिन है सूर्य पोंगल, जो मुख्य दिन है। इस दिन नए बर्तन में ताजे चावल, दूध और गुड़ से पोंगल नाम का पकवान बनता है। और उसे उबलने देते हैं? हाँ, उसे तब तक उबाला जाता है जब तक वो बर्तन से बाहर ना आ जाए, जिसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। फिर तीसरा दिन? तीसरा दिन है मट्टू पोंगल, जो मवेशियों को समर्पित है। मट्टू का मतलब है बैल। किसान अपने बैलों और गायों को नहलाते हैं, उनके सींग रंगते हैं और उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि खेती में वही तो उनके सबसे बड़े साथी हैं। बिल्कुल। और चौथा दिन कानूम पोंगल, जब लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। ये तो अद्भुत है। मतलब जीवन के हर पहलू को छूने वाला एक पूरा उत्सव है। और असम के बिहू के बारे में क्या? उसे भोगाली बिहू भी कहते हैं ना? हाँ, भोगाली शब्द भोग से आया है, जिसका मतलब है खाना और आनंद लेना। माघ बिहू भी फसल काटने के बाद का उत्सव है। इसकी क्या खासियत है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है भेला घर, मतलब धान के पुआल से बने अस्थायी झोपड़े, और मेजी यानी अलाव। तो लोग उन झोपड़ों में इकट्ठा होते हैं? जी। त्योहार की रात को सामुदायिक दावत होती है, पारंपरिक खेल होते हैं, बिहू के गीत गाए जाते हैं, और अगली सुबह उस मेजी को चलाकर अग्नि देवता से प्रार्थना की जाती है। सामुदायिक दावतें, अलाव, परिवार, ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं। लेकिन इन सभी सामग्रियों को पढ़ने के बाद एक बात जो सबसे ज्यादा जोश के साथ उभर कर आती है, वो है गुजरात का पतंग उत्सव। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वहां ये त्योहार जमीन से उठकर आसमान में मनाया जाता है। बिल्कुल। वैसे एक स्रोत बताता है कि इसकी शुरुआत शायद बहुत ही साधारण वजह से हुई थी। क्या? पुराने जमाने में जब बच्चों की लंबी छुट्टियां होती थीं, तो परेशान माँ अपने शरारती बेटों को व्यस्त रखने के लिए उन्हें पतंग उड़ाने भेज देती थी। अच्छा। और धीरे धीरे ये एक शौक और फिर एक जुनून बन गया। आज गुजरात में उत्तरायण का मतलब ही पतंगबाजी है। उस दिन सारे काम धंधे बंद, और हर कोई छत पर? हर कोई, क्या बच्चा क्या बड़ा, सब अपनी छतों पर होते हैं। और ये सिर्फ स्थानीय जुनून नहीं रहा, अहमदाबाद में तो एक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी होता है। बिल्कुल। ये गुजरात पर्यटन निगम का एक बहुत बड़ा आयोजन है। जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, मतलब दुनिया भर से लोग आते हैं। हाँ, माहिर पतंगबाज अपनी हैरत अंगेज पतंगे लेकर आते हैं। आप आसमान में विशालकाय ड्रैगन, बाज, कार्टून कैरेक्टर, न जाने क्या क्या उड़ता हुआ देख सकते हैं। और एक चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा, वो है वहां का पतंग बाजार। लेखों के मुताबिक ये त्योहार से एक हफ्ते पहले 24 घंटे खुला रहता है। जी हाँ। 1 मिनट, 24 घंटे। मतलब लोग आधी रात को 3 बजे मांझा खरीदने जाते हैं। ये तो दीवानगी की हद है। बिल्कुल, ये दीवानगी ही है। ये शहर के जुनून को दिखाता है। आप रात के किसी भी पहर में चले जाइए, आपको बाजार में वैसे ही भीड़ मिलेगी। लोग अपनी पसंद की पतंगों और सबसे जरूरी मांझे के लिए मोल भाव कर रहे होते हैं। ये मांझा, इसमें ऐसा क्या खास होता है? ये इतना तेज कैसे होता है कि दूसरी पतंगों की डोर काट दे? खतरनाक तो होता है। इसे बनाने की एक खास प्रक्रिया है। सूती धागे पर गोंद, चावल का मांड और पिसे हुए कांच का लेप चढ़ाया जाता है। पिसा हुआ कांच? जी। फिर इसे धूप में सुखाकर लकड़ी की चरखी, जिसे फिरकी कहते हैं, उस पर लपेटा जाता है। ये धागा इतना धारदार हो जाता है कि अगर सावधानी ना बरती जाए तो उंगलियां कट सकती हैं। और इसी से पेंच लड़ाते हैं? हाँ, और काई पोचे की जो गूंज छतों से आती है, वो इसी जीत का जश्न होती है। मुझे यकीन है कि त्योहार के बाद कई उंगलियों पर बैंडेड लगे होते होंगे, और ये मजा सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी जारी रहता है। एक शब्द आया है, टुक्कल्स। ये क्या चीज है? ये रात के आसमान का नजारा है। दिन के पतंगों की जगह रात में टुक्कल्स ले लेते हैं। ये असल में कागज के छोटे लालटेन या कंदील होते हैं, जिनके अंदर एक मोमबत्ती जलती है। अच्छा, स्काई लैंटर्न्स जैसे? कुछ वैसा ही। इन्हें एक ही डोर में एक लाइन से बांधकर उड़ाया जाता है। जब सैकड़ों टुक्कल्स अंधेरे आसमान में एक साथ तैरते हैं, तो ऐसा लगता है मानो तारों का एक पूरा झुंड जमीन से आसमान की ओर जा रहा हो। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लगता होगा। एक बेहद शांत कर देने वाला दृश्य होता है।
तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो एक अकेली खगोलीय घटना से शुरू होकर ये त्योहार पूरे देश के लिए फसल का उत्सव बन गया है। इसमें आध्यात्म है, विज्ञान है, परिवार, समुदाय, स्वादिष्ट पकवान और आसमान में पतंगों की जंग भी है। बिल्कुल, ये सच में अनेकता में एकता की मिसाल है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन आज भी सूरज और धरती के चक्रों से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। ये हमें रुककर आभार व्यक्त करने का मौका देता है। उस फसल के लिए जो हमारा पेट भरती है, उस समुदाय के लिए जो हमें सहारा देता है, और पतंग उड़ाने जैसी उन छोटी छोटी खुशियों के लिए जो जीवन को सार्थक बनाती हैं। सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प विचार छोड़कर जाते हैं। हमारे स्रोतों में एक जगह ये भी कहा गया है कि शायद आसमान में उड़ने की इंसान की सबसे गहरी इच्छा ने ही पतंगों को जन्म दिया होगा। हो सकता है। और ये भी संभव है कि 100 साल पहले बनी बॉक्स काइट्स ने ही राइट ब्रदर्स जैसे लोगों को पहला हवाई जहाज बनाने की प्रेरणा दी हो। ये एक दिलचस्प थ्योरी है। तो अगली बार जब हम आसमान को पतंगों से भरा देखें तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि ये साधारण सा त्योहार आसमान को जीतने के हमारे सबसे पुराने सपने से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है।